नमस्कार, स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और इस मंच पर मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, देश के बड़े नेताओं में शुमार और मोदी सरकार के कद्दावर नेता प्रकाश जावड़ेकर जी। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज जो अवार्ड दिया गया है उनके बारे में अगर दो शब्द आप बोलना चाहें, उसके बाद में कुछ सवाल आपसे पूछूंगा। हाँ बिल्कुल, लोकमत ने जिस तरह से सही काम करने वाले और एक तरह से अनसंग हीरो होते हैं, लेकिन वो मन से काम करते हैं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, तो मन की शांति के लिए और कर्तव्य भावना से काम करते हैं। ऐसे दो व्यक्तियों को अभी पुरस्कार हमने दिया, मुझे बहुत खुशी है। हंकारे गुरुजी ऐसे महाराष्ट्र में इतने शिक्षक हैं और देश भर में भी कि जिन्होंने ये कोविड के समय में जब ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ तो हर एक के घर में तो कंप्यूटर नहीं था, तो हमने टीवी पर हर राज्य को 2-2 घंटे का कार्यक्रम दे दिया, तो हर राज्य ने अपने पाठ उसमें सिखाए और सभी टीवी पर लोग देख सके। लेकिन फिर भी दूर दराज के कुछ लोग ऐसे रह जाते कि जिनके पास टीवी भी नहीं है, कंप्यूटर नहीं, स्मार्टफोन नहीं, वो क्या करे? तो उनको ग्रुप में जाकर मिलकर उनको पाठ पढ़ाना का काम टीचर्स ने किया और बहुत बड़े तादाद में किया। और इसलिए मैंने पार्लियामेंट में भी इनका गौरव करते हुए कहा कि ये लोग हैं कि जिन्होंने भारत जैसे बड़े विकसनशील देश में भी सब तक शिक्षा पहुंचाई, कार्यक्षमता से पहुंचाई, कोविड के दिनों में भी पहुंचाई, तो इसके लिए उनको बधाई है। हंकारे गुरुजी रिप्रेजेंट्स दिस। दूसरा, मैडम का नाम क्या बताया, वंदना जी, वो एक इतना ऐसा अद्भुत काम कर रही है कि कॉरपोरेशन की नौकरी जिसको मिली है और परमानेंट नौकरी मिली है, उसके उदाहरण कितने हमने देखे हैं कि कैसे कैसे लोग काम करते हैं। लेकिन को बहुत लोग ऐसे भी होते हैं और इसीलिए संस्थाएं चलती है कि जिसमें वो मन से काम करते हैं, जो काम मिला उसको भाव से काम करते हैं, और इसलिए उनको कोविड के दिनों में स्मशान भूमि का वहाँ का रिकॉर्ड रखने का जो दायित्व मिला, तो उन्होंने सब काम इतना बखूबी निभाया। जहाँ रिश्तेदार जाने को भी मना कर रहे थे, जहाँ रिश्तेदार नहीं जा रहे थे, जहाँ बाकी लोग जा नहीं रहे थे, इच्छा होकर भी नहीं जा सकते थे, और कुछ लोग डर भी बहुत रहे थे इसलिए भी नहीं जा रहे थे। तो इसलिए ऐसे स्थिति में लगातार उस माहौल में रहकर जो काम किया, वंदना जी आपको बहुत बहुत शुभकामना। और आपने जिस वर्क कल्चर का परिचय दिया है वो देश के लिए महत्वपूर्ण है। आपने केवल सेवा गरीब की या किसी की नहीं है, आपने देश की एक महान सेवा की है कि देश में इसीलिए हमें तनख्वाह मिलता है, इसीलिए काम करने के लिए मिलता है। ये पाठ आपने तैयार किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका। आप केंद्र सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, तो कुछ समसामयिक विषयों पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा, कुछ सवाल पूछूंगा, लेकिन कुछ आपसे आपके मंत्रालय से संबंधित सवाल। और हाल में जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई वो ये, जिस पर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, OTT और डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म को लेकर जो कुछ गाइडलाइंस लाई गई थी। तो सवाल मेरा ये है, अगर आप इसको छोटे में समझा पाएँ दर्शकों को कि इसकी आवश्यकता क्या थी। मैं बताऊं, एक आपको पता है कि टीवी चैनल्स जो है, समझो लोकमत 18 है या आपका ABP न्यूज़ है, इनको सबको प्रोग्राम कोड का नियम पालन करना पड़ता है। और आप लोगों की एक संस्था है, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स सेल्फ रेगुलेशन व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के तहत काम करना पड़ता है। अगर गलती किया तो सज़ा भी होती है। तो ये जो आपको नियम है वो OTT प्लेटफॉर्म को नहीं है, और इसलिए सबको समान न्याय ये होना चाहिए। इसलिए लोगों की भी मांग थी, और OTT प्लेटफॉर्म्स, परसों ही ऋषि दर्डा भी उस कार्यक्रम में थे, सब OTT प्लेटफॉर्म से हमने बात की, तो सबने स्वागत किया, इसका मूलतः स्वागत किया कि ये अच्छी चीज़ है और सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही। सरकार कह रही है कि भाई आपको भी प्रोग्राम कोड लागू होगा। हाँ,
फिल्मों में बाहर जो फिल्में बनती है, थिएटर में जो दिखती है, उसके लिए सेंसर बोर्ड होता है। अभी हमने कोई सेंसर बोर्ड ओटीटी को लागू नहीं किया है। सेल्फ क्लासिफिकेशन करे और अच्छा करे, जिससे जिम्मेवार फिल्में बनेगी और उसी उचित उम्र के लोग देखेंगे। इसकी व्यवस्था वो कैसी होती है वो देखेंगे। लेकिन ये पहला ओटीटी का नियम था। और डिजिटल मीडिया पोर्टल जो है, लोकमत का भी है, बाकी सबका भी है, लेकिन उसमें भी हमें ध्यान आया होगा कि उसमें हमने केवल जो प्रेस काउंसिल के नियम आज सारे समाचार पत्रों को लगते हैं वही लगाए हैं। तो एक भी नया बंधन नहीं डाला है। जो एक न्याय कुछ वो समाचार पत्र और टीवी चैनल्स को है, वही न्याय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया पोर्टल को लागू किया है। इससे ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं किया है। इसमें कन्फ्यूज़न है दरअसल। एक सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की गई जब ये मैटर वहाँ पर गया था कि बिना कानून के इसे कैसे आप करवा पाएंगे, क्योंकि उसके बिना तो ये नख दंत विहीन है। ऐसा है, कानून के तहत ही, आईटी कानून के तहत ही ये रूल्स बनाए हैं। और रविशंकर प्रसाद जी खुद वकील है, वो लॉ मिनिस्टर भी है, तो सब बारीकी से देखकर ही ये रूल्स बने हैं। तो मुझे विश्वास है ये कोर्ट में कोई जाएगा तो भी टिकेंगे, कोई मुद्दा नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको ठीक होना चाहिए, इसको और सज़ा का प्रावधान होना चाहिए जो आज नहीं है। तो ये एक उन्होंने हमें कहा है, इसका विचार होगा। इसी से जुड़ा एक और सवाल, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। कहा यह जा रहा है कि दरअसल इसके पीछे सरकार की मंशा ये थी कि आप रेगुलेट करना चाहते हैं इस मीडिया को। विपक्ष पर आरोप लगा रहा है। हमने कौन से पत्रकारों को या कौन से समाचार पत्रों को या कौन से चैनल को, आपको सरकार ने कब कहा कि आप ये दिखाओ, ये मत दिखाओ? ऐसा हमने कभी कहा नहीं, ये हमारा स्वभाव नहीं है। आज़ादी के लिए लड़े हैं प्रेस के हम। मेरे पिताजी समाचार पत्र में सब एडिटर थे और इमरजेंसी के दिन, जब इमरजेंसी आई 25 जून को, उनको नाइट शिफ्ट थी। 26 तारीख को वो आए और घर में बताया कि आज पुलिस आके बैठे और वो अब सेंसर करेंगे कि कौन सी न्यूज़ जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी। उस दिन से हमारे मन में इस सेंसरशिप के खिलाफ एक माहौल बना और आगे हमने सत्याग्रह करके जेल में गए और 16 महीने जेल भुगता प्रेस फ्रीडम के लिए। हम कैसे प्रेस फ्रीडम को ख़त्म करेंगे? कतई नहीं। और हम सबको विश्वास रखते हैं, लेकिन हर आज़ादी एक जिम्मेवार आज़ादी होती है। इट हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम एंड दैट इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम प्रेस फ्रेटर्निटी। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश ही नहीं रहा। उन्होंने बाहर की एजेंसी एक सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है। अब तो हद हो गई। जो यहाँ निराश हो गए हैं वो अब बाहर से संस्थाओं के नाम पे, थिंक टैंक के नाम पे भारत को बदनाम करने की साजिश करते हैं। और राहुल गांधी इस ग्रह के है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ इतने पराजय हो रहे हैं, फिर भी वो रोज़ कम्युनिस्टों के सहारे हम पर और सरकार पर हमला करते हैं। उसका जवाब देने लायक भी अब नहीं है। उन्होंने दरअसल एक रिपोर्ट का जिक्र किया, मैं उसको कोट कर रहा हूं कि वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में ग्लोबल फ्रीडम स्कोर में भारत 71 से 67वें नंबर पर आ गया। नहीं, ये तो ऐसा है, यानी जो देश डिक्टेटरशिप है वो ज़्यादा लोकतंत्र है। जहाँ पूरी अशांति है, जहाँ सारे बंधन है, वो लोग हमसे आगे रखे हैं। ये कोई विश्वास नहीं करेगा। आज भारत जैसा स्वतंत्रता देने वाला और स्वतंत्रता का आचरण करने वाला दूसरा देश लगभग नहीं है। और इसलिए भारत का अगर नंबर ही देना है तो आज़ाद और डेमोक्रेसी के मायने में नंबर 1 ही देना पड़ेगा, दूसरा नंबर भी नहीं चलेगा। अच्छा, दूसरा भी स्वीकार नहीं है। सर, आप चूंकि सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, हाल में अखिलेश यादव के सामने में कुछ पत्रकारों की पिटाई हो जाती है। इस तरह की घटनाएं क्या बताती हैं? क्या आपका मंत्रालय इस पर संज्ञान लेता है कि लोग जो बाहर मीडिया आज़ादी की बात करते हैं वो प्रत्यक्ष कितने हिंसक हो जाते हैं और जो कितना असहिष्णु हो जाते हैं? तो भारत की संस्कृति है सहिष्णुता की। आप मुझ पर टिप्पणी करो, उसका मैं उत्तर दूंगा, लेकिन टिप्पणी करने का आपको अधिकार है और उसकी रक्षा के लिए हम लड़ाई करेंगे। यह हमारा संस्कृति है। तो इसलिए ये फर्क है दो कल्चर में। लोग बोलते कुछ है
करते कुछ है। हमारा पंथ आचार्य जी वाला पंथ है कि जो बोलेंगे वही करेंगे, ये फर्क है। अब मैं ज़रा पश्चिम बंगाल जाना चाहूँगा और चूंकि सियासी सरगर्मी बहुत तेज़ है, आपके तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री वहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। ममता बनर्जी जब व्हीलचेयर पर सवार होकर अस्पताल से बाहर आई और हाजरा जब पहुंची कोलकाता में, तो उन्होंने ये कह दिया कि अब मैं घायल शेरनी हूँ। ऐसा है, मैं कोई जख्मी हुआ है तो उसके लिए तो मेरी सहानुभूति है, लेकिन दूसरे ने किसी ने जानबूझकर जख्मी किया, ये कहना शुद्ध राजनीति है। और उससे ज़्यादा मेरे डॉक्टर मित्र कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को इस तरह से अगर प्लास्टर करते हैं, जिस तरह से किया था, उसका एक डिग्री होता है, उसका एक कैसा मेजरमेंट होता है, वैसा कुछ नहीं दिख रहा था। तो ऐसा प्लास्टर करने वाली क्या हेल्थ की व्यवस्था बंगाल में है, उसी का ये चित्र है। और दूसरा ये उसका अर्थ है, अच्छा वो प्लास्टर साधारणतः सबको मालूम है, प्लास्टर किसी को भी होता है तो 21 दिन प्लास्टर नहीं निकलता, अब 21 घंटे में निकल गया, तो हम क्या करेंगे? तो क्या सब कुछ सर कैमरे के लिए किया गया था? नौटंकी नहीं, है? हम ये कुछ नहीं कहेंगे। मैं कभी भी ऐसे लड़ाई में पड़ता नहीं। लड़ाई वहाँ की विकास के लिए है, वहाँ की लड़ाई मानव अधिकार के लिए है, वहाँ की लड़ाई ये गरीब को फायदा मिलने की नहीं हो रहा है काम, उसके लिए है। किसान को देश भर में 12 करोड़ किसानों को साल का 6,000 रुपये मोदी जी के मिल रहे हैं, लेकिन बंगाल में नहीं मिल रहे हैं। इसकी ये लड़ाई है और लड़ाई हम वही सीमित रखेंगे। आप बार बार विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी जब भी सड़क पर वहाँ आ रही हैं, और व्हीलचेयर वाली घटना का एक बार फिर से मैं जिक्र करूंगा, जब गांधी मूर्ति से हाजरा तक गई, उन्होंने कहा कि 90 में भी मुझ पर हमला हुआ था, मार्क्सिस्ट सीपीआईएम के कुछ लोगों ने हमला किया और फिर मैं बहुमत से जीती थी, बहुत जबरदस्त जीत मिली थी। कुछ लोगों को लगता है, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं उस पर करूँगा, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि भाई हर चुनाव के पहले ऐसा कुछ न कुछ तो होता है, और उनको लगता है कि उसी के लिए विजय मिलता है। अब 2 बार ऐसा हो गया, अब इस बार नहीं होगा, वो निश्चित हारेगी, क्योंकि लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं और लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं, यही सच्चाई है। उन्होंने एक और बड़ी बात कही है अपनी सभा में। आप लोग कह रहे हैं कि सोनार बांग्ला बनाएंगे, वो कह रहे हैं कि आप लोग तो देश को बेच रहे हो, लाल किला बेच दिया, BSNL एयरलाइंस का नाम लिया उन्होंने, एयर इंडिया का जिक्र किया। आप क्या सोनार बांग्ला बनाएंगे? ऐसा है, सोनार बांग्ला बनाएंगे, सोनार भारत भी बनाएंगे, क्योंकि जो टैक्स पेयर का पैसा लाखों करोड़ों रुपए ऐसे उद्योगों में डुबा दिए कि 4 बार 10 बार पैसे डालने के बाद भी वो उद्योग सफल नहीं हो रहा है, तो उसको सफल करे। जो अटल जी के समय डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, उन उद्योगों की कहानी क्या है, ABP न्यूज़ को, लोकमत को, सबको देखना चाहिए। वहाँ जाकर देखिए, रोजगार भी बढ़ा है, आय भी बढ़ी है, टर्नओवर भी बढ़ा है, और गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है वो भी बढ़ा है, और गवर्नमेंट का जो बेचने के बाद जो कम शेयर रहा है, उसमें भी पहले जितना नहीं मिल रहा था उससे अनेक गुना ज़्यादा मिल रहा है। तो ये फर्क आया है, लेकिन हम बेच नहीं रहे हैं, हम देश का भला कर रहे हैं, और जो अच्छे चल रहे हैं उनको अधिक अच्छे चलाएंगे, ये भी निर्णय पक्का है। एक बात और कही गई, ब्रिगेड मैदान में आपको भी पता है बहुत ज़बरदस्त बीजेपी की रैली हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ आई थी, लेकिन कल अमित शाह जी की सभा थी, तो वहाँ के बारे में आपका संजय मयूख, आपके पार्टी के नेता, वो कह रहे हैं कि लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है उस सभा के बाद से, भीड़ को रोका जा रहा है। तो डर से चुनाव जीता नहीं जा सकता, कि डर का माहौल उन्होंने तैयार किया है और लोगों को जाने नहीं देना, इससे उसको वोटिंग को आने को कैसे रोकोगे? और वोट देता है, इमरजेंसी में क्या कमी थी? यानी दहशत इतनी थी और इमरजेंसी कायम थी जब लोकसभा के चुनाव हुए मार्च 20 को, तब लोगों ने वोटिंग किया और सरकार को खदेड़ दिया। ये देश ने देखा है, यही देश की तबीयत है। ये एक और सवाल, राकेश टिकैत जब वहाँ जाते हैं पश्चिम बंगाल में, तो उनको रिसीव करने के लिए डोला सेन पहुँचती हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ममता बनर्जी की सबसे करीबी हैं वो। तो क्या उन्हीं के बुलाने पर, ममता बनर्जी के बुलाने पर राकेश टिकैत पहुँचे वहाँ पर? ये जो भी करेंगे, ऐसे तिनके को, डूबने वाले को तिनके का सहारा कहते हैं, वैसा है, उसका कोई मतलब नहीं।
उनका उनके कहने से किसी का वोट वहाँ मिलने वाला नहीं बीजेपी है। को हराने गए हैं, कह रहे हैं। अरे हराने ऐसे श्राप देकर थोड़ी ना कोई हारता जी। है, तो ऐसा नहीं होता। हाँ। हम जीतेंगे, और क्योंकि लोग जीतेंगे, लोग बदलाव चाहते हैं, और इसलिए लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, विकास के लिए, समृद्धि के लिए, शांति के लिए, सद्भाव के लिए। और यही हमारा बहुत बहुत मुझे आनंद आया आज आपसे बात करते हुए, और लोकमत ग्रुप को और विजय दर्डा और ऋषि दर्डा दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस मंच पर आने के लिए। सवाल तो बहुत थे लेकिन अब थोड़ा समय नहीं है। शुक्रिया सर।